सो हे गाइस, टेल्स ऑफ फोर्टीन गॉड सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंड के ही साथ में, जहां पर अब हमें दिखाई जाती है फाइट चिनमू और बुल्दर चू के बीच में, जहां पर चिनमू एक छोटी सी स्टिक का यूज कर रहा था उसके साथ में फाइट करने के लिए। हमें देख पाते हैं कि चिनमू ने उस छोटी सी स्टिक के अंदर अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी को इन्फ्यूज कर दिया था कि वो छोटी सी स्टिक एक स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी, जिसकी मदद से वो बुल्दर चू की बहुत ही बुरी हालत कर चुका था, उसको काफी बुरी तरीके से इंजर्ड भी कर चुका था। साथ ही साथ इसी मोमेंट पर हम लोग देख पाते हैं वॉरियर गर्ल को, जिसकी जान अभी नहीं गई थी और वो एक बीस्ट के ऊपर लटकी हुई आ रही थी। तभी हम चिनमू को देखते हैं जो किसी लिटिल स्टिक का यूज करते हुए उसकी हड्डियां तोड़े जा रहा था। वो बुल्दर चू को मारते हुए उसकी बॉडी से खून की धार लगा देता है, लेकिन अब साथ ही साथ चिनमू अपनी इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर चुका था कि उसकी वजह से चिनमू की बॉडी काफी बुरी तरीके से एग्जॉस्ट भी हो गई थी। वो इस बात को काफी अच्छे तरीके से जानता था कि वो और ज्यादा समय तक अब होल्ड नहीं कर पाएगा। जो बात बुल्दर चू को काफी अच्छे तरीके से पता होती है कि अब ये बच्चा ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। इसका फायदा उसने उठाने की कोशिश की थी, लेकिन इसका नुकसान उसको हो चुका था, क्योंकि चिनमू ने केवल एक ही अटैक के साथ में उसके हाथों से स्वॉर्ड को भी दूर फेंक दिया था। लेकिन इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर को यूज करने की वजह से चिनमू की जो आई साइट होती है वो भी कमजोर होने लगी थी। उसको अपनी आंखों के सामने धुंधला धुंधला नजर आने लगता है। तभी बुल्दर चू कहता है कि अभी तो मेरा आखिरी हमला भी रह गया है, जिसको हिट करने के लिए वो एकदम ही तैयार भी हो चुका था, जिसकी वजह से काफी सारी जो स्वॉर्ड होती है वो टकराने को जाने वाली थी चिनमू से। इस मोमेंट पर तभी उसको बात याद आने लग जाती है ग्रैंडमा की। उन्होंने उससे कहा था कि अगर तुम अपने दुश्मनों को एक जरा सा भी मौका दे देते हो तो याद रखना बच्चे, वो पल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। इसकी वजह से चिनमू अब थोड़ी सी और हिम्मत को बांधता है और ये कहने लगता है कि मुझे किसी भी हाल में इन हमलों को डॉज करना ही होगा। जब उसने अपनी सबसे बेस्ट स्किल को यूज किया है मुझे जान से मारने के लिए, तो मैं भी उसे मारने के लिए एक बहुत ही कमाल की टेक्निक का यूज करूंगा। जहाँ पर चिनमू थोड़ी सी चालबाजी को दिखाता है और अपनी उसी स्टिक का यूज करते हुए बुल्दर चू को इंजर्ड करता है और अपनी स्वॉर्ड्स को घुसा देता है उसी के ही सीने में, जिसके हमलों की वजह से फाइनली मौत हो चुकी होती है बुल्दर चू की, जिसके सीने में स्वॉर्ड घुसी हुई थी और इसका खेल यहीं पर ही खत्म हो चुका था। जिसके बगल से होते हुए और गुजरते हुए हम लोग देख पाते हैं वॉरियर गर्ल को, जिसने अपनी आंखों से ही यह सारा का सारा नजारा देखा था। इसी वजह से उसके मन में जो गुस्सा होता है चिनमू के लिए वो और भी ज्यादा बढ़ चुका था। ये लोग बुल्दर चू की लाश को यहीं पर छोड़कर ही चले जाते हैं। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है उस रूइन के बाहर का सीन, जिससे निकलते हुए ये सारे के सारे बीस्ट उस नए दिन की तरफ जाने लगते हैं। चिनमू जो कि एक बीस्ट के ऊपर लटका हुआ था वो भी उससे नीचे उतरकर आ जाता है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी और वो थक भी चुका था। साथ ही उसी मोमेंट पर और उसकी जगह पर हम लोग गिरता हुआ देख पाते हैं वॉरियर गर्ल को, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि चिनमू ऑलरेडी उसकी काफी सारी हड्डियों को तोड़ भी चुका था। लेकिन फिर भी अभी भी उसके अंदर हिम्मत होती है, जहाँ पर तभी इसकी नजर पड़ जाती है चिनमू के ऊपर, जिसका गुस्सा अभी भी चिनमू के लिए होता है और अब वो बढ़ने लगती है चिनमू को जान से मारने के लिए। चिनमू की बॉडी के अंदर अब इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी कि वो यहाँ से भागकर अपनी जान को बचा सके। वो कहने लगता है कि मेरी बॉडी के ऊपर जो फिजिकल डैमेज है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि उसकी बॉडी को हट कर चुके हैं और उसके अंदर अब ज्यादा एनर्जी भी नहीं बची है। वो कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर अब मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, जो कि रैंकते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब तभी उसके पास में पहुंच चुकी होती है वॉरियर गर्ल, जो कि अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट कर लेती है चिनमू को जान से मारने के लिए। इसने बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ में अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर दिया होता है चिनमू के गले के ऊपर। चिनमू को तो लगता है कि शायद आज इसकी जिंदगी यहीं पर ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अचानक से ही जो वॉरियर गर्ल की स्वॉर्ड होती है वो हवा में ही रुक जाती है, यहाँ तक कि वो तो अपनी स्वॉर्ड को हिला भी नहीं पा रही थी। जो नजारा चिनमू के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग होता है कि आखिर ये कैसे हो गया। इस स्वॉर्ड को एक्चुअली में रोका गया होता है रेड थ्रेड्स की मदद से, क्योंकि एक्चुअली में अब यहाँ पर एंट्री हो चुकी होती है ग्रैंडमा की। वो कहने लगते हैं कि लिटिल क्यूट सी गर्ल, तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी, वो भी हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाकर उसको इंजर्ड करके। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था मैं तो तुम्हें उसी वक्त से ही पसंद करने लगी थी। चिनमू अपनी आंखों के सामने अपने ग्रैंडमा और बाकी के ग्रैंडपास को देख के काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर चीफ ग्रैंडपा के साथ साथ बाकी के सभी ग्रैंडपास भी आ चुके थे। ग्रैंडमा कहने लगती है कि बच्चे चिनमू, हमने तुम्हें बड़ा करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और पहली बार ऐसा हुआ कि तुमने अजनबियों के साथ में एक रात बिताई हो और फिर भी तुम जिंदा और सही सलामत हमारी आंखों के सामने हो। हाँ, मैं इतना तो जरूर कह सकती हूँ कि हम लोगों की मेहनत सफल हुई। इसी वजह से अब आगे से हमें कभी भी तुम्हारे बारे में ज्यादा चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अब हमारा बच्चा अपना ख्याल रख सकता है। जहाँ पर ग्रैंडपा टूजी, ब्लाइंड ग्रैंडपा, बाकी के सभी ग्रैंडपास भी आ चुके थे, जो कि एक बहुत ही शानदार पोज दिखाते हैं वॉरियर गर्ल को, जिसको इस बात का आभास भी नहीं था कि अब उसके साथ में यहाँ पर क्या होने वाला है। वो ये कहने लग जाती है कि जब तुम यहाँ पर हो तो आखिर हमारे मास्टर्स के साथ में क्या हुआ। ग्रैंडमा कहते हैं कि क्या तुम उन 5 ओल्ड मास्टर्स के बारे में बात कर रही
रहे हो, चिंता मत करो क्योंकि उन लोगों को तुम्हें कब का जन्नत का सैर करा चुकी हूँ। इन सभी के सभी मास्टर्स की इसके नाम मेरे क्लॉथ्स बनाने के काम में आएगी। यहाँ तक कि इस चीज का असर तो अब होने लग जाता है वॉरियर गर्ल के भी ऊपर, जो कि काफी गुस्से में आकर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए चली जाती है ग्रैंडमा के ऊपर। लेकिन ये चीज करना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि उसका स्वॉर्ड अटैक तो रुक ही चुका था। साथ ही साथ उसी मोमेंट पर ग्रैंडपा 2 अपनी नाइफ की मदद से हमला कर देते हैं वॉरियर गर्ल के ऊपर, जो कि एक्चुअली में होता है एक फायर अटैक और इसी के साथ में खत्म हो जाती है उसकी बॉडी। जिसके बाद अब सभी के सभी ग्रैंडपा आ जाते हैं जिनमू के सामने। जिनमू कहने लगता है कि ग्रैंडपा 2 आप कितने समय से मुझे ढूंढते फिर रहे हो। तो ग्रैंडपा 2 बताते हैं कि हम लोग तो यहाँ पर उस वक्त आ गए थे जब तुम उस बीच के ऊपर मौजूद थे और उस बंदे के साथ में फाइट भी कर रहे थे, लेकिन हमें देखने पर ऐसा लगा जैसे कि तुमने ठीक तरीके से अपनी ट्रेनिंग को नहीं किया, तभी तो तुम्हें इतनी ज्यादा देर लग गई उसको हराने में, क्योंकि उस बंदे को हराने में केवल 4-5 मूव का ही यूज करना था, जिसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और वो उसी वक्त ही खत्म भी हो जाता। जिनमू लोगों से कहने लग जाता है कि जब आप लोग यहाँ पर पहले से ही आ चुके थे और मेरी फाइट को भी देख रहे थे, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से मैंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए उस बंदे को हराया और उसे मार भी दिया। जहाँ पर तभी उसके पास में ब्लाइंड ग्रैंडपा आते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास में अभी एक मॉर्टल बॉडी है जो कि धीरे धीरे करके बनती जा रही है स्पिरिचुअल बॉडी में। शायद इसी वजह से तुम्हें उसको हराने में इतना ज्यादा समय लग गया, जो कि ब्लाइंड होने की वजह से दूसरी तरफ इशारा कर रहे थे। तो जिनमू उनके पास में आता है और ये कहता है कि सर जी मैं यहाँ पे हूँ। तभी चीफ ग्रैंडपा उसके पास में आते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि तुमने जिस पिग किलिंग नाइफ टेक्निक को यूज किया था वो एक्चुअली में बिलोंग करती है कॉम्बैट स्किल्स एकेडमी से, और वो जो बंदा स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहा था उसका जरूर से कनेक्शन होना चाहिए उसी एकेडमी के ही साथ में, क्योंकि देखो चाहे कोई भी कॉम्बैट स्किल हो उसमें वेपन को कंट्रोल करने के लिए दोनों ही हाथों को यूज करने की जरूरत होती है। तुम्हें कुछ ऐसा करना होता है जैसे कि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो दोनों ही हाथों के जरिए पहुंच जानी चाहिए तुम्हारे हाथों में मुझ वेपन के अंदर, ताकि तुम जब भी और जैसे भी स्किल को यूज करो उसके मैक्सिमम लेवल को यूज कर पाओ। इसकी वजह से तुम्हारी जो अटैक करने की पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ भी जाती है और तुम सिंगल मूव के अंदर ही इतना ज्यादा खतरनाक हमला कर पाओगे कि कोई भी चीज को खत्म कर दोगे। और इस वर्ड को कंट्रोल करना भी एक कॉम्बैट स्किल का ही टाइप होता है। इसको यूज करने की कला हर एक मार्शल आर्ट की अपनी अपनी और अलग अलग होती है कि हर एक इंसान अपने अपने स्पेशल पावर को अपने अलग तरीके से ही यूज करता है। हम किसी को भी देखकर ये कभी भी नहीं कह सकते कि आखिर वो यूज किस तरीके से करेगा। इस वर्ड्स को हवा में लहराना और उनको कंट्रोल करना ये एक बहुत ही बड़ी कला मानी जाती है, जिसकी वजह से हम दोनों हाथों को यूज कर सकते हैं और दोनों हाथों को वर्ड्स की हेल्प से कहीं पर भी हिट कर सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से हमारी अटैक की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी कमजोर हो जाती है। एकेडमी के अंदर इन्हीं चीजों के बारे में ही सिखाया जाता है कि हम कंट्रोल करते हुए अपने अटैक की पावर को कैसे बढ़ाएं। जिनमें कहीं लगता है कि हाँ मेरे भी अटैक के अंदर काफी कम पावर थी, मैं जिस टेक्निक को यूज कर रहा था वो थी तो कमाल की, लेकिन इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी। शायद ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैंने अभी तक पूरी तरीके से अपनी इमॉर्टल बॉडी को अवेकन नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि मेरे लिए ऐसा हो पाना पॉसिबल ही ना हो, जिससे वो काफी निराश हो चुका था। तो ग्रैंडमा उसके पास में आती हैं और ये कहने लग जाते हैं कि बच्चे इस तरीके से तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, अभी तक तुम अपनी इमॉर्टल बॉडी को अवेकन नहीं कर पाए हो, बल्कि तुम्हें तो इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि तुमने अपने से भी ज्यादा पावरफुल डिसाइपल्स को जान से मार दिया, जो शायद ही किसी के लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल होगा। बस अब तुम्हें इंतजार करना होगा अपनी इमॉर्टल बॉडी के अवेकन होने का। यहाँ तक कि जो यान कांग इंपीरियल मास्टर है, जो कि सभी के सभी गॉड्स में नंबर 1 पर्सन के नाम से जाना जाता है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर भी ऐसा कर पाने की एबिलिटी होगी जैसा कि तुम कर सकते हो। जो बात सुनते ही जिनमू खुश हो जाता है और वो ये कहने लगता है कि अब तो मुझे किसी न किसी तरीके से जल्द अपनी इमॉर्टल बॉडी को अवेकन करना ही होगा। इसीलिए वो तुरंत ही पहुंच जाता है अपने फार्मासिस्ट ग्रैंडपा के सामने और उनसे ये कहने लगता है कि मैंने कल से जरा सा भी स्पिरिचुअल ब्लड नहीं पिया, अगर आपके पास में कुछ भी हो तो प्लीज मुझे वो दे दीजिए। तो फार्मासिस्ट ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए ऑलरेडी इसको प्रिपेयर कर चुका हूँ, जो कि तुरंत ही चिन्मू के लिए सामने लेकर आ जाते हैं अपने 4 कप्स को, जिन्हें देखकर चिन्मू काफी खुश हो जाता है और एक के बाद एक सारे के सारे कप्स को पीने लगता है। वो तो एक के बाद एक ब्लड से भरे हुए कप को खाली करते जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर की कमी होती है वो पूरी हो चुकी थी। हमें उसकी बॉडी के अंदर अब यहाँ पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर भी देखने को मिल जाती है। नजारा देखते ही चीफ ग्रैंडपा ये कहने लग जाते हैं कि चिन्मू बच्चे सच में तुमने तो कमाल ही कर दिया। अभी चिन्मू कहने लगता है कि चीफ ग्रैंडपा मैंने एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है इन सभी एलिजर्स को रिफाइन करने का। एक्चुअली में होता है कि जब भी मैं रनिंग करता हूँ तो मैं अपनी प्रैक्टिस को और भी अच्छे तरीके से करता हूँ। वो कहता है कि मैं जितनी ज्यादा तेजी के साथ में भागूंगा मेरी सारी की सारी इंजरीज और मेरी स्पिरिचुअल पावर उतनी ही तेजी के साथ में रिकवर होगी। इसकी वजह से अब चिन्मू ने यहाँ पर तुरंत ही काफी तेजी के साथ में भागना भी शुरू कर दिया था। जो नजारा देख के सभी ग्रैंडपा तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यही बच्चा चल भी नहीं पा रहा था और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी हो। कहने लगता है कि ग्रैंडपास आप लोग देख सकते हो कि मेरी पावर
पावर और मेरी स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। जो चीज देखने के लिए सभी के सभी ग्रैंडपास उसी के पीछे ही भागने लगते हैं। फार्मासिस्ट ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि अभी थोड़ी ही देर पहले उसकी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, लेकिन चंद स्पिरिचुअल ब्लड के कप्स को पीने की वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी हमने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि इसका नजारा हम उसकी बॉडी के ऊपर साफ साफ देख पा रहे थे। चीज देखते हुए तभी ग्रैंडपा ये कहने लग जाते हैं कि जिस वक्त मैं अपने स्पिरिट फेटस रियल्म के पीक पर पहुंच चुका था तब जाकर मुझे मिली थी मेरी पाम थंडर टेक्निक, जिसके बाद मैं बॉक्सिंग स्किल्स में महारत हासिल कर चुका था। और सेम यही चीज उनको बताने लग जाते हैं ग्रैंडपा टूजी। वो बताने लगते हैं कि एक दिन मैं हवा से बातें करते हुए हवा में ही उड़ रहा था, जिस वक्त मेरा मुकाबला एक ऐसी हवा के साथ में हुआ। मैं हजारों फीट की ऊंचाई से गिर गया था, लेकिन मेरी जान बच गई थी। सभी के सभी ग्रैंडपास इस बारे में सोच रहे थे कि जिस लेवल पर आने के बाद उन लोगों की बॉडी में उनको उनकी पावर्स मिले थे, वो तो उससे पहले ही पावर्स को गेन कर चुका है बिना इमॉर्टल बॉडी को अवेकन किए। जैसे कि सभी के सभी ग्रैंडपास सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सच में चिन्मू की ये टेक्निक काम भी करती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में ऐसे मोमेंट भी आ जाते हैं बिना सिखाए ही हम सारी की सारी चीजों को सीख भी जाते हैं। तभी ग्रैंडपा टूजी चिन्मू के पास पहुंच जाते हैं और वो उसको रेस के लिए चैलेंज करने लगते हैं। जैसे कि चिन्मू ने भी अपनी स्पीड को बढ़ा दिया था और उसी के पीछे सभी के सभी ग्रैंडपास भी जा रहे थे। चिन्मू फील कर रहा था कि आज और इस वक्त उसकी बॉडी में जो स्ट्रेंथ है वो पहले से काफी ज्यादा है और शायद आज इस एनर्जी और मैजिक साउंड की मदद से वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर मौजूद उस वॉल को भी ब्रेक थ्रू कर सके, जिसके लिए उसको फिर से यूज करना होगा उसी मैजिक साउंड को। वो कहने लगता है कि अगर मैंने सच में ऐसा कर दिखाया और अपनी इमॉर्टल बॉडी को भी अवेकन कर लिया तो डेफिनेटली सभी के सभी ग्रैंडपास उससे बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाएंगे। इसके भागते हुए सारे के सारे ग्रैंडपास उसी के पीछे पीछे ही जा रहे थे, जिसके तुरंत बाद अब चिन्मू यहाँ से भागते हुए उन सभी के सभी इंचेंटिंग को दोहराने लगता है, क्योंकि उसको वो सारी की सारी चीजें याद हो गई थी और वो उन्हीं को रिपीट करते हुए आगे भी बढ़ रहा था। वो कहने लगता है कि पिछली बार मैं जिस मैजिक साउंड को यूज कर रहा था उसी सारे के सारे साउंड को मैंने अपनी आवाज और अपनी मैजिक वर्ड में बदल लिया। केवल यही रास्ता है जिसकी वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल फेटस को ब्रेक थ्रू भी कर पाएगा। जिन सारे के सारे इंचेंटिंग और अपनी स्पिरिचुअल पावर को वो यूज करने लगता है उस वॉल को ब्रेक करने के लिए, लेकिन देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वॉल की स्ट्रेंथ भी पहले से ज्यादा हो गई हो, जिसका हमें काफी खतरनाक रिएक्शन देखने को मिल जाता है चिन्मू के ऊपर, क्योंकि वो तो इस बार उस वॉल के करीब भी नहीं जा पा रहा था। चिन्मू कहने लगता है कि शायद मेरी खुद की वॉइस काफी नहीं है इसको हराने के लिए, भले ही उसकी जो एनर्जी है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इस वॉल को ब्रेक करने के लिए उसे वैसे ही पावर का यूज करना होगा जैसा कि पिछली बार हुआ था। तो ये वॉल हर बार ही अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती जाएगी। फिर चिन्मू यहाँ पर याद करने लगता है अपनी उन्हीं एलिजर्स के बारे में जिनकी एनर्जी को शायद वो यूज करते हुए इसको ब्रेक कर पाएगा। तभी हम चिन्मू को देखते हैं जो कि अभी भी जंगल के अंदर भागते हुए ही जा रहा था, जिसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम दोनों तरफ ही देख पाते हैं एक तो गॉडेस और एक डीमन गॉड को, जिसके ऊपर सभी के सभी ग्रैंडपास की नजर थी। और चिन्मू इस बार भागते हुए सीधा जंप लगा जाता है पानी के अंदर। इसके पानी के अंदर जंप लगाते ही हमें एक बहुत ही बड़ा धमाका भी दिखाया जाता है, जो चीज देखते ही चीफ ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि क्या सच में इसके अंदर गॉड्स और डीमंस की पावर्स है। इसके आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।